नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। जंग में और प्यार में सब जायज़ है, ये सुना था लेकिन देखा ब्रिटिशर्स की नीतियों में। ब्रिटिशर्स अपने नए उपनिवेश और साम्राज्य बनाने में इतने ज़्यादा लालची हो चुके थे कि वे जिस हद तक गिर सके वे उस हद तक गिरने को तैयार थे। जब चीन में उनके साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की चालें कामयाब न हुई तो उन्होंने पुर्तगालियों की दिखासिखी धीरे धीरे चीनियों को अफीम की आदत पाड़नी शुरू कर दी। वे भारतीय किसानों से जबरदस्ती अफीम का उत्पादन करवाते और ले जाकर चीन में युवाओं को सस्ते दामों में बेच देते। यहाँ तक कि 1800 ईस्वी में चीन की सरकार ने जब अफीम के उत्पादन या फिर व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया तो इसके बावजूद चीन में ये व्यापारी जबरदस्ती अफीम का व्यापार कर रहे थे। दोस्तों, इसके बाद यही कारण से दोनों के बीच में टकराव शुरू हुआ और परिणाम निकला 1840 से लेकर 1842 के बीच हुए पहले अफीम युद्ध के बारे में। इसके परिणाम स्वरूप नानकिन की संधि हुई। नानकिन की संधि से यह स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि दिव्य साम्राज्य कहे जाने वाला चीन का प्रतापी वंश अब बिल्कुल भी सशक्त नहीं रहा था। उसकी दुर्बलताएं, उसके अयोग्य शासन और भ्रष्टाचार ने यह सिद्ध कर दिया था कि अब व्यापारियों और उपनिवेशवादियों की दाल चीन में गलने लगी है। इस वीडियो में हम और आगे देखेंगे कि द्वितीय अफीम युद्ध की शुरुआत कैसे होती है और द्वितीय अफीम युद्ध के क्या कारण थे, क्या परिणाम थे। आइए जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 15वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाली मल्लाहों ने पूर्व के लिए जिस सामुद्रिक मार्ग को ढूंढ निकाला था और भारत के पश्चिमी तट पर अपना व्यापारिक कोठियां कायम कर ली थी। आगे चलकर उन्होंने मलक्का को जीता और फिर मलय प्रायद्वीप का चक्कर काटकर 1517 ईस्वी में चीन के बंदरगाह कैंटन पहुंचे। 1517 ईस्वी में चीनी सरकार ने उन्हें मकाओ नामक स्थान पर बसने की अनुमति दे दी। वहां उन्होंने अपनी अफीम की कोठियां स्थापित की। चीन के व्यापार से पुर्तगालियों का व्यापारिक लाभ देखकर स्पेन और हॉलैंड व्यापारी भी चीन पहुंचे और 1637 ईस्वी में इंग्लैंड के 5 जहाज़ों ने कैंटन में प्रवेश किया और वे चीन के व्यापार को हथियाने लगे। पुर्तगालियों ने चीनियों को तंबाकू और अफीम का प्रयोग करना सिखा दिया। वे भारत से अफीम ले जाकर चीन में बेचते थे। चीनी जानते थे कि उन्हें यूरोपीय माल की जितनी चीनी आवश्यकता थी उससे कहीं अधिक जरूरत यूरोपियों को उनके माल की थी। मांचू वंश के शासकों ने अपने देश में किसी भी विदेशी राजनयिक को रहने की मान्यता नहीं दी थी, जबकि व्यापारी बार बार गुजारिश कर रहे थे कि विदेशी राजनयिकों को चीन में रहने की इजाज़त दी जाए, लेकिन मांचू वंश के शासक इससे हर बार इनकार कर रहे थे। ये जो इंट्रोडक्शन है मैंने ये अफीम युद्ध के पहले पार्ट में भी बताया था, पहले युद्ध के इंट्रोडक्शन के रूप में भी बताया था। ये दोनों युद्ध में ही आप इसे इंट्रोडक्शन के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अफीम युद्ध अगर 5 नंबर में पूछा तो दोनों युद्धों के बारे में पूछेगा, जहाँ पर आप दोनों का ही मिला जुला ये इंट्रोडक्शन यानी कि परिणाम या कारण लिखने से पहले आप इसे लिख सकते हैं। और साथ ही बहुत कम चांस रहते हैं कि ये दोनों पूछे, क्योंकि एक पूछता है या फिर नानकिन की संधि या फिर 2 नंबर में पूछा तो सिर्फ एक पूछेगा, और अगर 5 नंबर में पूछा तो दोनों भी पूछा, तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं द्वितीय अफीम युद्ध। द्वितीय अफीम युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। प्रथम अफीम युद्ध में जो नानकिन की संधि हुई थी वो बहुत अपमानजनक संधि थी और इससे चीन की सरकार की प्रतिष्ठा गिर गया था। दोस्तों, यहाँ पर जो अफीम का व्यापार का मामला था, यहाँ पर अफीम का व्यापार का मामला देखिए, उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सही से पढ़ते हैं। प्रथम अफीम युद्ध से चीन की सरकार की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा था। देश के चारों ओर विद्रोह होने लगे थे। विदेशी व्यापारियों को साहस बहुत बढ़ गया था। नानकिन की संधि से प्रभावित होकर अब फ्रांस, अमेरिका, बेल्जियम, प्रसा, हॉलैंड तथा पुर्तगाल आदि ने भी चीन में अपने प्रभाव की वृद्धि की
और उन्मुख हुए। अब चीन का साम्राज्य विदेशी जातियों का अड्डा बन गया। उन्होंने चीन का शोषण किया। चीन एक अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेश बन गया था। अब इसके बाद हम देखते हैं द्वितीय अफीम युद्ध किन कारणों से हुआ। पहला, अफीम के व्यापार का मामला। हम सब जानते हैं कि 1801 में चीन की सरकार ने अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके बाद में दोनों के बीच में टकराव हुआ और प्रथम अफीम युद्ध हुआ। फिर नानकिंग की संधि हुई, लेकिन नानकिंग की संधि में कहीं भी अफीम के संबंध में कोई भी शर्त हमें दिखाई नहीं पड़ती। यानी कि इसका ये मतलब है कि चीन की सरकार इस विषय पर झुकी हुई थी और विदेशी व्यापार पूरी स्वतंत्रता के साथ अफीम का व्यापार कर रहे थे। व्यापारी वे भारी मात्रा में चीनियों को अफीम का नशेड़ी बना रहे थे और जो धन संपदा है या फिर चांदी है प्रमुख रूप से चीन से बाहर जा रही थी, जिसके कारण जो चीन की सरकार थी उनके मन में संकट उत्पन्न हुआ और दोनों के बीच में तनाव पैदा हुए और तनाव आगे जाकर द्वितीय अफीम युद्ध बना। मैं सामान्य रूप से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ और मैं खुद एमए सेकंड सेमेस्टर का अभी विद्यार्थी हूँ और मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसके कारण मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। लेकिन जैसा भी हो, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी बातें ज़्यादा सही नहीं लग रही है तो आप वीडियो रोककर इन नोट्स को लिख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। सीमा शुल्क का प्रश्न यहाँ पर आता है। नानकिंग की संधि के द्वारा कहा गया था कि सीमा शुल्क की दर कम कर दी जाएगी, लेकिन अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा। जो नानकिंग की संधि की सीमा शुल्क दर थी वह 1930 तक जारी भी रही, लेकिन अब इन्होंने कहा कि भाई जो सीमा शुल्क दर है इसके लिए हम एक निरीक्षणालय की स्थापना करेंगे जो यह जांचेगा कि सीमा शुल्क सही से है क्या नहीं। जबकि जो कम दर थी उसमें भी चोरी चपारी करने की सोच रहे थे। अगर 10 की जगह 5 रुपये इनसे टैक्स के रूप में ले रहे हैं तो ये यहाँ तक सोचने लगे थे कि क्या हो वो 5 रुपये हमें देना ही ना पड़े। इस तरह की ये प्लानिंग करने लगे थे। स्वाभाविक था कि इससे चीनियों के आत्म स्वाभिमान को ठेस पहुँचे और वो इन्हें जूते चप्पल मार के भगाने की तैयारी करनी शुरू करते। साथ ही हम यहाँ देखते हैं कि इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका की जो वाणिज्य दूत थे वे इन निरीक्षणालयों की स्थापना या फिर इनके प्रतिनिधियों की नियुक्ति करते थे। इसके बाद हम देखते हैं विदेशी व्यापारियों की मांगे। विदेशी व्यापारियों ने मांग की कि अफीम के व्यापार को वैध कर दिया जाए। इन्होंने कहा कि क्या हो जाएगा, 2-4 चीनी अगर गांजा पी के अफीम पी के मर जाएं तो थोड़े बहुत पैसे कमा लें दो भैया, अफीम का व्यापार वैध कर दो। चीन की सरकार ने बोला ये तो हो नहीं सकता, अब तुम बस हाथ बांध लो और भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो पिटोगे। ऐसी बातें हो रही थी और विदेशी व्यापारियों की मांगे चीन की सरकार मानने को तैयार थी ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि जो राजदूत है, विदेशी राजदूत, उन्हें चीन की राजधानी बीजिंग में सम्मान पूर्वक स्थान दिया जाए। लेकिन इसके लिए भी चीन की सरकार शुरुआत में मान नहीं रही थी, लेकिन जब बाद में इन्होंने डंडा दिखाया तो चीन की सरकार को मानना पड़ा। अब हम देखते हैं कि तात्कालिक कारण क्या थे। देखिए, अगर आपको किसी को मारना है ना तो उसकी एक छोटी सी उंगली या फिर छोटा सा कंकड़ फेंक के भी उसने आपको मारा तो आप बोलेंगे कि इसने मुझे बंदूक से मारने की कोशिश की है, मैं इसे मारूंगा। लेकिन अगर आप उसे मारना नहीं चाहते हैं तो वो आपको थप्पड़ भी मार देगा तो आप इट्स ओके कह के उसे माफ़ कर देंगे। यहीं पर ये चीन के साथ हुआ। अंग्रेज़ों को इनके ऊपर आक्रमण करना था, अधिकार करना था और इन्हें कारण की ज़रूरत थी। इन्हें कारण मिल गया। कारण यह था कि चीनी अधिकारी ने एक जहाज के कुछ नाविकों को पकड़कर जेल में डाल दिया। उस जहाज का स्वामी एक चीनी व्यक्ति था और वो जहाज हांगकांग में रजिस्टर्ड था। उस जहाज में अंग्रेज़ों का झंडा लगा हुआ था और उसका कैप्टन एक अंग्रेज़ था। जब इन्होंने चीनी अधिकारियों को वो कहा कि भैया हमारे जो 12 लोगों को आपने पकड़ लिए हैं उन्हें छोड़ दो, तो चीनियों ने कहा बिल्कुल भी नहीं, उनकी गलती है तो उन्हें जेल में तो रहना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने माने नहीं और इन्होंने फिर कैंटन पर अधिकार कर लिया और कैंटन जो था वो चीन का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। कैंटन पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर भारी तबाही मचाई और युद्ध की घोषणा भी कर दी। इसके साथ ही फ्रांसीसियों ने भी एक बहाना ढूंढ निकाला था।
उन्होंने कहा कि हमारे एक धर्म प्रचारक आपके यहाँ आए थे, भले ही वो बिना पूछे आपके देश में घुस गए। नियम ये था कि बिना पूछे कोई देश में घुस नहीं सकता था, वो घुस गए, आपने उनको मार क्यों दिया? चीनियों ने ये किया था कि एक धर्म प्रचारक आए, वो बिना अनुमति के देश के अंदर घुस गए, चीनियों ने उनको मार दिया। अब इन्होंने बोला कि भाई आपने मारा क्यों? ये भी मिल गए अंग्रेज़ों के साथ और इन्होंने जो शहर था कैंटन, प्रमुख बंदरगाह शहर, उस पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। बीजिंग पहुंचकर सम्राट का जो ग्रीष्मकालीन महल था उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब इसके बाद कहाँ रुकने वाले थे ये इसके बाद में द्वितीय अफीम युद्ध शुरू हुआ, जो बन सकता था सबसे किए इन्होंने आपस में। जब चीनियों से हुआ कुछ नहीं तो इन्होंने बोले भैया बहुत हुआ, अब तीत सिंह चलो। तीत सिंह के किले के नाम पे तीत सिंह की संधि 1858 में हो गई। अब 1858 में तीत सिंह की संधि तो हो गई, लेकिन इसकी शर्तें क्या हैं? इसकी शर्तें बहुत खतरनाक थी। पहले जहां 5 बंदरगाह व्यापार के लिए खोले गए थे चीन के द्वारा, अब 11 बंदरगाह व्यापार के लिए खोलने पड़े। हेकाऊ नदी पर नौ परिवहन की सुविधा दे दी गई और निर्णय किया गया कि बीजिंग में विदेशी राजनयिकों के निवास की व्यवस्था चीन के द्वारा की जाएगी। दूसरी शर्त यह थी कि व्यापार आदि की जो सुविधाएं किसी एक देश राष्ट्र को मिलेगी वे सबको स्वतः मिल जाएगी, क्योंकि इससे पहले ये हुआ था कि जो पहला अफीम युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज़ों को जो शर्तें या फिर जो सुविधाएं मिली उन्हें देखकर अमेरिकी और फ्रांसीसी भी आ पड़े कि भैया इनको मिल गई, हमको भी चाहिए अब। तो अब इनने सबने मिलकर ये डिसाइड कर लिए कि आपस में लड़ने से कोई मतलब नहीं है, जब सबको ही अच्छा खासा मिल रहा है तो क्या मतलब आपस में लड़कर। तो इन्होंने कहा कि अगर मुझे मिला तो मेरे दोस्तों को भी मिलना चाहिए। तीसरी शर्त ये थी, अफीम के आयात पर कर लगा दिया गया। कर लगाने का मतलब है कि अब अफीम का व्यापार वैध हो चुका था। हालांकि इसे नियंत्रित किया गया, लेकिन जब शर्तें ही व्यापारियों की थी तो फिर व्यापार भी उन्हीं के हिसाब से होगा ना, तो फिर इसे नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। हालांकि विदेशी धर्म प्रचारकों को अपने धर्म का प्रचार करने की सुविधा दी गई और धर्म प्रचारकों की संपत्ति धारण कर सकेंगे। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका ये परिणाम हुआ कि धर्म प्रचारक जो ईसाई धर्म के अलग अलग देशों में थे वे चीन में आकर रहने लगे और बड़े बड़े आलीशान महल उन्होंने ज़मीनें खरीद कर बना दी, क्योंकि इससे पहले ये नियम नहीं था कि कोई धर्म प्रचारक आकर चीन में जगह खरीद ले। पांचवी शर्त यह है कि विदेशी जहाज़ों को चीन के प्रादेशिक समुद्र में ठहरने का अधिकार था। छठवीं शर्त, जो कि सबसे खतरनाक और सबसे अपमानजनक शर्त रही, वह थी एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी की। एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी यानी कि अतिरिक्त देशीयता की शर्त सबसे खतरनाक थी। उसका अर्थ था कि यदि कोई पश्चिम का व्यक्ति किसी चीनी के से कोई विवाद उठ खड़ा हुआ तो उसका अधिकार होगा कि उस पर उसके देश के काउंसुलर न्यायालय में मुकदमा चलाया जाए। इस संबंध में यूरोपियों का तर्क यह था कि पश्चिम की तुलना में चीन की न्याय व्यवस्था अधिक जटिल है, किंतु चीनी लोग इस शर्त को अपने प्रभुत्व के लिए अपमानजनक मानते थे। दोस्तों, जो पहला अफीम युद्ध था वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही संधि थी। वहाँ पर कहा गया था कि अगर किसी ब्रिटिशर्स का विवाद होता है किसी चीनी से तो उसका मुकदमा ब्रिटिश न्यायालय में होगा, ना कि चीनी न्यायालय में। लेकिन अब यहाँ पर कहा गया कि अगर किसी फ्रांसीसी का या फिर किसी डच का, किसी पोर्तुगीज़ का, पुर्तगाली का या फिर किसी अंग्रेज का अगर झगड़ा होता है चीनी के साथ तो निपटाने के लिए उसको लंदन जाना पड़ेगा एक ब्रिटिश न्यायालय में। तो ये जो संधि थी ये बहुत ज़्यादा अपमानजनक रही। यहाँ पर चीनियों को लगा कि भाई हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, तो यहाँ पर युद्ध हुआ। हालांकि कोई मतलब नहीं निकला, चीन और उसका दिव्य साम्राज्य पहले ही पतन की ओर थे। तो इसके परिणाम क्या निकले वो हम जानते हैं। द्वितीय अफीम युद्ध तथा तीत सिंह की संधि का चीन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस संधि के द्वारा विदेशियों के व्यापार के लिए चीन के सभी दरवाजे खोल दिए गए। इसके परिणाम स्वरूप रूस भी चीन में आ धमका। उसने 1853 में सखालीन द्वीपों पर अधिकार कर लिया। पश्चिम के देशों के धर्म प्रचारक चीन में आ गए और उन्होंने यहाँ पर भूमि खरीदकर आलीशान भवनों का निर्माण कराया और रहने लगे। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पश्चिम देशों का व्यापार चीन में अधिक बढ़ गया। राजनीतिक दृष्टि से चीन में विदेशियों का प्रभाव बढ़ गया।
इससे चीन की स्वतंत्रता, अखंडता और एकता को खतरा पैदा हो गया। परिणाम स्वरूप 1894-95 में चीन और जापान का युद्ध हुआ उपनिवेशवाद के लिए। यही था उपनिवेशवाद, यही था साम्राज्यवाद, और इसी में सिमट गया अफीम का दूसरा युद्ध। चीन को इससे क्या मिला? उससे मिला अपमान और एक सीख, जो उसकी आज भी उसकी विदेश नीति में झलकती है। आज चीन विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है और वो ललकार सकता है कि जो उसके साथ अतीत में हुआ वो वर्तमान में किस तरह से नज़र आ रहा है। आज जिन्होंने उसके साथ अत्याचार किए उनकी जीडीपी की हाल क्या है और उसकी हालत क्या है। यह सीख हमें भी लेनी चाहिए भारतीयों को। हमें भी ये बताना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए। हालांकि हम ब्रिटेन को पछाड़कर पहले ही विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन हमें केवल यहीं पर नहीं रुकना है, हमें प्रति व्यक्ति आय में भी ब्रिटेन को पछाड़ना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और द्वितीय अफीम युद्ध अगर 5 नंबर में भी आता है तो आप बड़ी आसानी से लिख सकेंगे। वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि अमेरिकी लेखक हैं, वे कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी सीखा है उसे मात्र 3 शब्दों में समेट सकता हूँ: जीवन चलता रहता है। यही है वे 3 शब्द, और आप भी सीखिए। जीवन चलता रहता है, रुकने का नाम जीवन है, ना रुकने का नाम ही जीवन है। फिर मिलेंगे। जय हिंद।